प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, मैं असदुल्ला खान हूँ और मेरे साथ आरिफ निज़ामी साहब मौजूद हैं। और प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो साहब। निसार खोड़ो साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मेहरबानी। खोड़ो साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब, आप सब खैरियत से? खोड़ो साहब ये बताइए कि अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान और PTI के सरबरा इमरान खान कराची में थे इतवार के रोज़, तो उन्होंने वहाँ बड़ी मीटिंग्स वगैरह चेयर की और उन्होंने एक कराची का मास्टर प्लान भी दिया। इस पर बड़ी शदीद तनकीद वज़ीर बल्दियात सैयद गनी में और हल्कों से भी हुई है कि ये 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी वो किस तरह? देखें, बात सुने। इमरान खान साहब ने हो सकता है मीटिंग्स की हों, लेकिन वो तो खुद कह रहे थे कि मैं चंदा लेने का माहिर हूं, इसलिए उन्होंने एक दावत कर दी बिजनेसमैन की और चंदा वसूल करने के लिए उन्होंने सारा ये खर्चा किया और यहाँ तशरीफ लाए। उसके अलावा तो कुछ उसने नहीं कहा। अगर कराची का मास्टर प्लान बनाने की बात है तो वो तो पता नहीं बनाने में कितना अरसा लगेगा, 6 महीने लगेंगे, साल लगेगा, 2 साल लगेगा। मास्टर प्लान बनाना किसी भी बड़े शहर के लिए अच्छी बात होती है अगर उस पर फिर आगे उस पर अमल भी किया जाए, काम भी किया जाए। लेकिन मास्टर प्लान पाकिस्तान के लिए भी बना होगा, लेकिन उस पाकिस्तान के मास्टर प्लान में कभी ये नहीं था कि यहाँ मार्शल आएंगी, यहाँ 4 मिलिट्री डिक्टेटर्स आ जाएंगे। लेकिन मास्टर प्लान बनना अभी टाइम लगेगा। ये सिर्फ विशफुल थिंकिंग है कि जी मास्टर प्लान बनाएंगे। कितना टाइम लगेगा मुझे मालूम नहीं। 18वीं तरमीम के तहत हमने कहा है कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को थोपा नहीं जा सकता। 18वीं तरमीम के बाद ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम सूबाई जुमरे में आता है, सूबाई हुकूमत के जुमरे में आता है, सूबाई असेंबलियों के जुमरे में आता है कि वो मिजाज हैं इसमें कानून बनाने के। वफाकी तौर पर जैसे जनरल मुशर्रफ ने किया था, ये ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अब ये सूबाई खुद मुख्तियारी के जुमरे में आता है कि जी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। अगर ये ऐसा करेंगे ना, मैं तो फिर वजीर आजम साहब इमरान खान को यही कहूंगा कि सिविलियन परवेज मुशर्रफ बनने की अगर ये कोशिश करते हैं तो जाहिर है उनको वो पजीराई नहीं मिलेगी, क्योंकि मुशर्रफ को भी कभी पजीराई नहीं मिली। अगर आपको तरीक़ेकार पर एतराज़ है तो वो तो हल हो सकता है मसला कि आप वो और वो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत बैठकर काम कर ले या मिलकर काम कर लें। लेकिन अगर कराची के शहर के लिए या कराची के लोगों के लिए कुछ अच्छा हो रहा है, कोई प्लान बन रहा है, जाहिर है उसमें पैसे भी हुकूमत खर्च करेगी। मैं वही तो कह रहा हूं ए बादशाह सलामत, मैं यही तो कह रहा हूं कि मास्टर प्लान बनाने का ख्याल पेश किया कि हम मास्टर प्लान बनाएंगे। वो मास्टर प्लान बनाने के लिए टाइम लगता है, उस पर अमल करने के लिए सालों लगते हैं। मास्टर प्लान एक दिन में नहीं बन जाता। और उस मास्टर प्लान बनाने के लिए तो एक किताब होगा ना, उस पर अमली जामा बनाने के लिए तो मुख्तलिफ स्कीमें होती हैं। उन स्कीमों का तो कोई ऐलान नहीं हुआ। वो जो पैकेज अभी सस्पेंड हो चुका नवाज शरीफ के जमाने का या शायद खाकान अब्बासी के जमाने का दिया हुआ ऐलान शुदा, अगर वही रिवाइव कर देते तो फिर भी पता चलता कि जी कराची को 25 अरब रुपए मिलेंगे, उसमें मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमें आएंगी, कराची शहर और बेहतर हो जाएगा, रोड और बेहतर हो जाएंगी, गलियां और बेहतर हो जाएंगी, पार्क्स और कुछ बन जाएंगे। ये सारी चीजें वो पैसों से होता है, फंडिंग से होता है। फंडिंग तो देने का उन्होंने ऐलान नहीं किया, उल्टा सुना है कि जी तरक्याती मद में भी 400 अरब रुपए कटौती कर रहे हैं। अब 400 अरब रुपए कटौती करेंगे तो कराची को 25 अरब भी नहीं मिलेंगे। मास्टर प्लान तो एक ख्याल है, मास्टर प्लान बन जाए किसी शहर के लिए, लाहौर के लिए बन जाए, लाड़काना के लिए बन जाए, पेशावर के लिए बन जाए। खोड़ा साहब, ये एक और चीज़ कराची में इमरान खान साहब ने ऐलान किया उसका कि बांग्लादेशी और अफगानियों को पाकिस्तानी शहरियत दी जाएगी। इसमें तो कोई तकरीबन 20 लाख से ऊपर लोग आते हैं, फिर बहुत सारे बर्मीज़ भी हैं और भी लोग यहाँ पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों से आए हुए हैं। तो इसके बारे में पीपल्स पार्टी की क्या राय है? मैं उसके बारे में गुजारिश करूं, ये पहले ऐलान किया था शौकत अजीज साहब ने कि उनको जी शनाख्ती कार्ड मिल जाना चाहिए, इस उम्मीद पर कि वो जी हमें कुछ पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिल जाएगी। इशू क्या है? इशू है कि जो बंगाली आए वो रजिस्टर हुए नादरा में, नहीं हुए, शनाख्ती कार्ड बना उनका या नहीं बना,
लेकिन उनके बच्चे यहां पैदा हुए हैं। जो यहां पैदा होते हैं, क्या उनको शनाख्ती कार्ड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? असल इशू था ये, जिसके लिए उन्होंने ऐलान किया कि हां जी मिलना चाहिए। अफगान मुहाजिरीन के लिए कहते हैं कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। बंगालियों के लिए भी यही कहा जाता था इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जब तक कि उनको नारा या कोई ऐसा दूसरा इदारा रजिस्टर करके न दे। क्योंकि बंगालियों को 2-3 दफा यहां आने के लिए कहा गया। एक भुट्टो साहब ने भी कहा था, और उसके बाद भी कोई साल था, कोई मुझे याद नहीं पड़ता कि कौन से साल तक अगर कोई आता है तो उसको पाकिस्तानी तस्लीम किया जाएगा। ये बहुत से बंगालियों को कार्ड मिले भी हैं, लेकिन बहुत से रह भी गए हैं। उनकी डिमांड जरूर है, उनकी डिमांड जरूर है कि जी हम यहां रहते हैं, हम वापस नहीं जाते उस मुल्क में, तो हमें अपना तस्लीम किया जाए। ये एक इशू है, और उस पर उन्होंने ये कहा है कि जो यहां पैदा हो उसको हम शनाख्ती कार्ड देना चाहते हैं। अब ये दे नहीं पाए, आज ये शुरू नहीं हुआ काम, लेकिन उन्होंने ऐलान करके एक बात जरूर कही है अफगानी मुहाजिरीन को, जिसके लिए आप इसको सपोर्ट करते हैं, थोड़ा सा उनको वापस भेजेंगे। जनाब, अफगान मुहाजिरीन को जब अब तक अफगान मुहाजिरीन कहा जा रहा है और दुनिया इस पे मुलविस है, और उस पे कहा जाता है कि इनको हम वापस रेपेट्रिएट करेंगे, अपने मुल्क में भेजेंगे वापस, तो हम क्यों कहते हैं कि इनको वापस भेजा जाए? क्योंकि हम इसलिए कहते हैं कि जो यहाँ के लोकल बाशिंदे हैं उनकी महरूमियां पता नहीं कितनी है, तो हम दूसरे मुमालिक का बार कैसे उठा सकते हैं? एक और बहस है जो वो आज छिड़ गई है फिर से। कालाबाग डैम का एक जो इशू था वो भी खान साहब ने, चीफ जस्टिस ने भी दोबारा छेड़ दिया। कालाबाग डैम बनना तो चाहिए, बिल आखिर वो नहीं बनेगा तो किस तरह पानी की ज़रूरतें पूरी होगी, और बाकी डैम भी बनेंगे तो किस तरह होगी? तो ये इस पे हमेशा से सिंध को एतराज रहा है, और ये कहना कि जी कालाबाग डैम की बात कहाँ तक जायज़ है? जी सर, ये मेरी मौदबाना गुजारिश है, आप सुन लें जरा तहम्मुल से। देखें, कालाबाग डैम जब बनना शुरू होना था, जब बनने की बात चली थी, तब यही कहा गया था कि हम बिजली पैदा कर रहे हैं। बिजली बनाने के लिए, सस्ती बिजली बनाने के लिए डैम बनाए जाते हैं। ठीक है, बैठे बैठे दिखा क्या कि हमारे पंजाब के लोगों ने कहा कि हम अब इसमें 2 कैनाल्स निकाल रहे हैं, राइट बैंक और लेफ्ट बैंक। अब कालाबाग डैम के लिए पहले यह तस्वुर था ही नहीं, और ये 2 कैनाल्स की जो एडिशन थी उसने सिंध का एतमाद तोड़ दिया कि कैनाल्स अगर बनाएंगे तो पानी को कंट्रोल करने का उनके हाथ में आ जाएगा। ये इसी तरह से है जैसे आपको याद होगा कि सीजे लिंक कैनाल जो फ्लड कैनाल थी, जो नवाज शरीफ ने 1991 में गवर्नर जिलानी से मिलकर उसको परपेचुअल बहाने पर कर दिया राजी, और वो बहती जाती है चाहे सिंध की जरूरत पूरी हो या न हो। ये दुनिया का कानून है कि पानी पर पहला हक राइपेरियन का हक, वो लोएस्ट राइपेरियन का होता है। हम आखिरी छिड़े वाले सूबे हैं, पानी पर पहला हक हमारा है, और ये कानून आइन में लिखा गया कि जी जब हमारी जरूरत पूरी हो तो सीजे लिंक कैनाल छोड़ा जाए, उसमें पानी छोड़ा जाए। लेकिन एक वो एतबार टूटा, फिर ये 2 कैनाल्स का एतबार टूटा, और फिर असेंबलियों ने इस चीज को मुहल्लिक समझा, क्योंकि पानी एक नेशनल इशू है। पानी एक नेशनल इशू है, किसी एक सूबे का नहीं है। ये दरिया पर सारे मुल्क का हक है, और सारे मुल्क का जब हक हो तो बैनुल अक़वामी तौर पर यह माना जाता है कि पानी पर पहला हक लोएस्ट राइपेरियन को है। अब वो माना नहीं इसलिए जाता क्योंकि हमने डिमांड किया कि भाई हमारा समंदर, हमारी मैं एक मिनट मैं बात पूरी कर लेना। अगर हम ये कहें आपको पूरी कर लें, जी 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 जी, अगर मेरी बात सुन लें, समंदर हमारी जमीनें हड़प कर रहा है। सुन रहा हूं। समंदर हमारे जमीनें हड़प कर रहा है, ठीक है जी। अगर समंदर 22 लाख एकड़ तक सुनाए कि जी हड़प कर चुका है, अगर रोजाना हर साल कुछ हड़प करता जाएगा तो ये तेरा हमारा बदीन और ठट्टा खतरे में पड़ जाएंगे, जमीनें कम हो जाएंगी, आबादियां कम हो जाएंगी, लोग वहां भी रहते हैं, ख्वाब वहां भी देखे जाते हैं, ठीक है जनाब। मैं ये कह रहा हूं कि अब सबसे बड़े चीफ जस्टिस साहब ने यह कह दिया कि हम इसको आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे। अभी असेंबलियों के कानून पास किए हुए हैं, असेंबलियों के रेजोल्यूशंस पास किए हैं,
उन असेंबलियों के रेजोल्यूशन जिसने पाकिस्तान बनाने के लिए रेजोल्यूशन पेश किया, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा इन तीनों असेंबलियों ने इस मंसूबे को रद्द किया और कहा कि अगर बनाना भी है तो तरबेला से ऊपर बादशाह डैम बनाओ, जहां कोई इरिगेशन कॉन्सेप्ट ना हो, जहां इरिगेशनल पर्पसेस के लिए उस डैम को इस्तेमाल न किया जाए। वो डैम के लिए इरिगेशन न इस्तेमाल किया जाएगा। क्यों है? क्योंकि हम समझते हैं कि हमारी पानी को कंट्रोल किया जा सकेगा और हमें वैसे ही पानी की शिकायत है, वैसे ही पानी कम होता है। 5 साल के बाद एक दफा शायद फ्लड आता है, 5 साल के बाद जो हम हिस्ट्री देखते हैं, अगर फ्लड 5 साल के बाद आता है तो अगर ये डैम भरेंगे तो भरेंगे कैसे? पानी तो आ रहा है तरबेला में बादशाह डैम की साइड से, हम पहले उसको भरेंगे या पहले तरबेला को भरेंगे या वहां से छोड़ते रहेंगे तरबेला में? ये सारी टेक्निकलिटीज हैं। लेकिन फिर भी सिंध ने अगर कहा कि जिद्दी पूरी करनी है तो चलो तरबेला से ऊपर बादशाह डैम बना लो। अब वो बादशाह डैम के लिए चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा कि अब ये बादशाह डैम चेंज नहीं होगा, इसका पैसा इधर ही खर्च होगा। अब ये सारा कुछ कहने के बाद आपकी बातों से तो मगर ये लगता है कि आप ये कह रहे हैं कि कालाबाग डैम पर आपको एतराज नहीं है, उसमें से निकलने वाली नहरों पर आपको एतराज है। तो अगर ये एतराज है फिर तो बैठकर बात हो सकती है, आप बाकी सूबे सब मिलकर बैठे हैं, सीसीआई में चले जाएं, किसी भी फोरम पर बैठ जाएं और बैठकर इस पर बात कर लें। आप तो नासिर शाह साहब ने कह दिया कि जो कालाबाग डैम की बात करेगा उस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। हाँ गुनाब आली, आप सुन रहे बात, आर्टिकल 6 तो है ही, जिन पे लगना चाहिए उन पे लगा ही नहीं आज तक। हमारे जवाब तो देना, जवाब तो दे। जी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, हमारे मुल्क में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की गारंटी है? हमारे मुल्क में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की गारंटी रही? 3 दफा 4 दफा पीसीओ क्यों लगा? आइन तो आइन है, पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, मुल्क तो मुल्क है, उसमें आइन की गारंटी तक नहीं है। तो फिर आपकी बात पे मैं कैसे भरोसा करूं? इसलिए मैंने कहा कि भाई किसी को एतराज नहीं है, चारों सूबों को एतराज नहीं है, बादशाह भी बना लो, पैसे तो वहां भी लगेंगे यहां भी लगेंगे। अब चंदे से बनाना चाहते हो, मैं कहता हूं अल्लाह करे बन जाए, क्योंकि ये बादशाह डैम हो या कोई और डैम हो, उस पर अरबों डॉलर खर्च होंगे। ये 2006 में जनरल मुशर्रफ ने वहां वो खुदाई का काम शुरू किया तो उस वक्त तखमीना था 12.6, ये 7 अरब डॉलर। नहीं, ये 2011 में तखमीना लगा 14 अरब डॉलर। अब 2011 के बाद अब ये 2018 है, अब इसमें और ज्यादा कॉस्ट बढ़ गई। अब कह रहे हैं कि 17 अरब डॉलर का रकम लगेगी। जब तक ये बनेगा 12 साल में, हो सकता है ये 30 अरब डॉलर का बन जाए। ये डैम बनाना जिसके लिए वर्ल्ड बैंक तक रिजर्वेशन शो करती है कि बड़े डैमों की फीजिबिलिटी ठीक नहीं है, अब उसको हम बनाने जा रहे हैं। भले बनाए, बादशाह डैम बना रहे हो, भले बनाओ, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये सारी टेक्निकलिटीज भी आपको देखनी पड़ेगी। अच्छा ये बताइए बिल्कुल खोड़ो साहब, ये इस वक्त जो जरदारी साहब की लीगल मुश्किलात हैं, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से केस लगे हुए हैं, ये किस हद तक हकायक पर मबनी है और किस हद तक सियासी हैं? क्या मामला है जो कुछ हो रहा है? अब देखें, सुप्रीम जुडिशरी ने एक जीआईटी बना दी है, हो सकता है हमें उस पर एतराज था। एफआईए का अपना कानून है, नैब का अपना कानून है, एंटी करप्शन का अपना कानून है। ये सारे कानून अगर आजमाने के बाद अगर कोई बात न बनती हो तो फिर जीआईटी अगर बन जाती तो फिर भी हम चुप हो जाते। लेकिन जीआईटी पर हमने अपने एतराजात सामने पेश जरूर किए थे, हमारी बात मानी नहीं गई और जीआईटी बन चुकी। अब जीआईटी के सामने जिसको भी बुलाया जाएगा उसको जाना पड़ेगा, और फेस करने की कोशिश करेंगे। ये केस है, इस पर मैं अगर कमेंट ना करूं तो बेहतर है, क्योंकि मैं न वकील हूं इस तरह से और न डिटेल में मुझे पता है कि कितना है क्या नहीं है। लेकिन सुना यही है कि जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज में जरदारी साहब ने 2008 में इस्तीफा दे दिया था, मुझे जो थोड़ा बहुत सुना है। अब उसके बाद भी अगर उनको मुलविस किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, तो ये जीआईटी का फर्ज है कि वो इम्पार्शल होकर तहकीकात करे, इम्पार्शल होकर इन्वेस्टिगेशन करे, और फिर जो बात सामने आएगी तो उस पर कमेंट किया जा सकता है। ठीक है खोड़ साहब, बस आखिरी सवाल मुख्तसरन अगर उसका आप जवाब दे दें कि एक नुक्ते पर जो अपोजिशन इकट्ठी थी, अब इस आज इजलास हुआ है पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, उसमें नून लीग ने वॉकआउट कर दिया, पीपल्स पार्टी ने नहीं किया, तो वो एक नुक्ते पर जिस पर पीपल ऑपोजिशन इकट्ठी है भी, उस पर भी स्ट्रेटजी पर इकट्ठी नहीं है कि कब वॉकआउट करना है, कब नहीं करना, कब एहतजाज करना और कब नहीं करना। मैं गुजारिश करूं सर, मैं अपोजिशन जो इकट्ठी हुई थी ना,
वो इकट्ठी हुई थी इलेक्शन पर धांधली के पर। इलेक्शन में धांधली हुई है, वन पॉइंट इस पर इकट्ठे हैं और इस धांधली को हम खोलना चाहते हैं। ये हम इलेक्शन कमीशन को हिसाब किताब उससे करना चाहते हैं, अकाउंटेबल करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन का काम था इलेक्शन कराना, और ये धांधली के खिलाफ मुत्तहद होना इलेक्शन कमीशन की रवैयों के खिलाफ था, उनकी कारकर्दगी के ऊपर था। बाकी रही बात कि जी अब अपोजिशन मुत्तहद है या नहीं है, ये अलग से इशू है। वहां वज़रात उज़्मा के कैंडिडेचर पर इनकार हो गया, फिर सदारती उम्मीदवार के ऊपर इनकार हो गया, फिर राइट सर, इसका मतलब स्ट्रेटजी अभी सामने आना बाकी है। बहुत शुक्रिया निसार खोड़र साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ब्रेक के बाद वापस आकर मजीद इश्यूज पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। नाज़रीन, निज़ामी साहब, आसिफ ज़रदारी साहब की और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई। एक तो ज़ाहिर दुआ हुई, ताज़ियती ये मुलाकात थी। इसके अलावा भी क्या कोई बातचीत हुई है? क्या खबरें हैं आपके पास? आधे घंटे की मुलाकात थी वो, उसमें मेरे ख्याल से कोई ख़ास बात कोई ऐसी हुई नहीं जो मेरे इल्म में हो। कम अज़ कम ये एक ताज़ियती थी, उन्होंने कुछ करार तहसीन पेश किया मुहतरमा कलसूम नवाज़ को, मरहूमा को, कि बड़ी वो बहादुर औरत थी, जमहूरियत के ख़िलाफ़ जदोजहद की। दरअसल ये रेसिप्रोकल था, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ ने भी इस मामले में पर्सनल लेवल पे वो जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी तो अस्पताल पहुँचे थे और बाद में भी उन्होंने शिरकत की थी। तो वो इस लिहाज से ये एक जो हमारा कल्चर है उसके लिहाज से उन्होंने ठीक किया। लेकिन ज़ाहिर है इतनी ये बात इस लिहाज से बड़ी अहम थी ये मुलाकात कि ये 2015 से जरदारी साहब आगे आगे मियाँ नवाज शरीफ पीछे पीछे रहे, उनसे मुलाकात करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन जरदारी साहब कहते थे कि इन्होंने मुझे इस्तेमाल करके तो पीठ में छुरा घोंपे और उनका नाम सुनने को तैयार नहीं थे। तो वो कम अज़ कम जो वो एक क्या कहना चाहिए जो एक ब्रेक थी वो कम अज़ कम ख़त्म हो गई। मैं ख़ुद भी वहाँ मौजूद था, मैं भी कल मिला मियाँ साहब से। तो एक तो मुझे मैंने नोटिस किया कि मियाँ साहब इतने मुज़मिल नहीं जितने के तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं, और काफ़ी कंपोज थे, काफ़ी लोग वहाँ आ रहे थे। और पहले दिन जिस दिन 4 से 6 टाइम दिया गया तो इतने ज़्यादा लोग थे कि मियाँ साहब फिर अंदर चले गए। उस दिन मेरी मोहतरमा मरियम से भी मुलाकात हुई, वो ज़्यादा डेवस्टेटेड लग रही थी, ज़ाहिर है वो अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सकी, और जनाजा भी बहुत बड़ा था। तो उससे भी मियाँ साहब जो है थोड़े से कंपोज थे कि मेरा अपना ख्याल है कि वो समझते हैं कि इसके कुछ पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस भी होंगे उनके लिए। अब ये हैं या नहीं है, या वो समझते हैं कि मेरी सपोर्ट जो है सपोर्ट बेस वो कायम है, और इसलिए शायद वो कुछ थोड़े से अपनी सूरत गम में भी कम अज़ कम कंपोज नज़र आ रहे थे। वैसे कंपोज रहेंगे, देखें कि जनाजे पे गाड़ी खुद चला के गए हैं। जी हाँ, मैं यही बात मैं कहने वाला था कि वो तो खुद उन्होंने गाड़ी ड्राइव की जब जनाजे में, और मैं खुद वहाँ पर जनाजे में मौजूद था, मैंने देखा उन्हें कि वो बड़े कंपोज से लग रहे। जाहिर है गम की कैफियत तो थी, लेकिन बहरहाल आप हाँ, लेकिन एक चीज़ में असद साहब, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जिस दिन इमरान खान साहब गिरे ना, तो मैं उनको इलेक्शन के दिन मिलने गया था वहाँ शौकत खानम में। मैं उस वक्त था वज़ीर इत्तलात, और उसी रोज़ मियाँ नवाज शरीफ भी उनको मिलने के लिए गए थे, उनकी आयात करने के लिए। बतौर वज़ीर आज़म उन तकाज़ा ये था कि वो भी एक अखलाकी जुर्रत का सबूत देते बतौर वज़ीर आज़म, और मियाँ नवाज शरीफ से आयात कर दे। ये एक अच्छा जस्सर होता, इससे थोड़ी सी जो बर्फ़ है वो भी पिघलती। लेकिन शायद उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, ये उनकी अपनी स्वाबदीदा अगरचे काबिल तारीफ़ बात है कि उन्होंने पूरा फैसिलिटेट किया। ये आज एक अंग्रेज़ी अखबार में बड़ी जल्दी रूप से बात लगी हुई थी कि जी वो 40 दिन का पैरोल मांग रहे हैं, जो फिर मैंने पता किया ऐसी कोई चीज़ थी नहीं। हो सकता है अनऑफिशियली बात हुई हो, वैसे भी 40 दिन का पैरोल, क्योंकि उनके केसेस भी चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर आपको पता ही है कि नैब का जो अब 3.5 हफ्ते रह गए या 3 हफ्ते जो नैब को टाइम लिमिट दी हुई है, तो वो मुझे कोई बात लगा खाती हुई नहीं लगती थी कि ये पैरोल के लिए
अब वो मेरा ख्याल है चेहलम तक के लिए शायद वो कुछ लोगों के यहाँ ज़ेर गौर था कि चेहलम तक के लिए उनको पैरोल मिल जाए, या ये ज़ेर गौर रही फैमिली के अंदर? ये अलग बात है कि चेहलम के मौके पर उनको दोबारा चेहलम के मौके तक अगर वो आज़ाद हो गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के ज़रिए बेल पे, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ने तो आज नैब को जुर्माना कर दिया वो दरख्वास्त करने पे कि इस किस्म की फ्रिवलेस चीज़ जो है वापस ले जाएं, तो वो और जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला करेगा उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये हो सकता है कि उस वक्त उनको पैरोल की ज़रूरत ही ना हो और वो ज़मानत पे रिहा हों और वो आ जाएं, लेकिन उनकी ज़्यादा देर वो नहीं रहेगी ये जो रिहाई है अगर हुई भी, क्योंकि वो जो दूसरे 2 केसेस हैं वो जब अपने मंतकी इंजाम को पहुँचे तो उनका फिर एक लीगल प्रोसेस दोबारा शुरू होगा। अच्छा, एक तो निज़ामी साहब आपको याद होगा वो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था उस दिन के जी नवाज शरीफ पैरोल के लिए नहीं मान रहे थे, गुस्से में थे, जाहिर है कि जी मैं नहीं किसी का एहसान लेना चाहता, और हमने उनसे फिर ज़बरदस्ती वो उनको पैरोल पर रिहाई करवाई, और उसके बाद भी फिर ये आई खबरें कि मज़ीद जो है उनसे कहा गया कि आप पैरोल के लिए दरख्वास्त दें, उन्होंने कहा जी मैं नहीं दरख्वास्त देता। तो ये ख़ुद वो या तो नाराज़ हैं इदारों से या हुकूमत से, और वो कहते हैं कि नाराज़ नहीं, वो एक खुददारी का जी, ये देखें ना, खुददारी का पहलू होता है। और आपको पता है कि जरदारी साहब ने भी वहाँ का जी जब मेरी वालदा बहुत शदीद लील थी तो मैंने भी पैरोल पे रिहाई की दरख्वास्त खुद नहीं दी थी। तो ये सियासतदानों की एक सेल्फ रिस्पेक्ट तो होती है ना। अब यहाँ तो आपको मालूम ही है ना कि वो उसको फिर कहा जाता है कि जी ये तो इन्होंने माफ़ी मांग ली, वो ये कर दिया वो कर दिया, वो एक अलग नैरेटिव है। तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई गुस्से की बात नहीं, गम से तो ज़रूर होगा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने दे दी, उन्होंने दे दी। असद साहब आपको मालूम नहीं है जो पहले होता रहा है यहाँ, कुछ शायद आपको याद मैं दिलाता हूँ कि जब MRD की मूवमेंट चढ़ी तो ज़िया हक ने सब सियासतदानों को गिरफ़्तार करके पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ जेलों में डाल दिया, और वो बड़ी मुश्किल जेल थी। फिर वो उनको कहा जाता था कि एक आप परफॉर्मा टाइप की चीज़ थी, एक दरख्वास्त लिख के दें कि मैं तौबा करता हूँ, तो फिर आपको वो रिहाई मिल जाती थी। तो बहुत सारे सियासतदानों ने ऐसा किया, लेकिन बहुत सारे लोग जो थे जिनमें मैं आपको बड़े बड़े नाम भी बता सकता हूँ, पहले मैंने शायद जिक्र किया हुआ इसका, उन्होंने इनकार कर दिया। तो ये सियासतदानों के लिए अपना एक पॉलिटिक्स के हवाले से ये होता है कि अपने रिहाई को मांगे चाहे वो DC रावलपिंडी थे जब भुट्टो साहब जेल में थे, तो वो खुद बताते हैं कि मैं वो उनके लिए पास दरख्वास्त लेकर गया। भुट्टो साहब कहते हैं कि मैं ये रहम की अपील नहीं मांगता, क्योंकि फिर ज़िया हक ये दिखाता फिरेगा लोगों को, ये देखो भुट्टो जो है वो तो रहम की अपील मांग रहा है, अपील कर रहा है कि जी मेरी ज़िंदगी की मुझे रहम कर दिया। बिल्कुल 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 100% बात है। अगर भुट्टो साहब उस वक्त वो कोई ना कोई अपना खेलते अपने पत्ते ठीक, तो शायद वो फांसी के फंदे पे ना चढ़ते, ज़िया हक उनका जुडिशल मर्डर ना करता। लेकिन बहरहाल ये तो अब ऐसी बहसें जो चलती रहेंगी पाकिस्तान की तारीख। एनीवे, मैं सर अगले 1-2 मौज़ूआत पर आता हूँ, और सबसे पहले असद उमर साहब की मैं बात करना चाहूँगा उनके बारे में, जहाँ पर हमने भी अपने प्रोग्राम में इस बात का इजहार किया था कि उनकी कॉम्पिटेंस का इजहार अभी होना बाकी है कि वो किस तरह से इस मुआशी क्राइसिस को डील करते हैं। खुद आपने भी कहा था कि अभी देखना पड़ेगा कि वो कैसे निपटते हैं इससे। और असद उमर साहब जो हैं उनके बारे में ब्लूमबर्ग कह रहा है कि वो रिस्क लेने से डरते नहीं हैं। क्या ये पॉजिटिव बात है, रिस्क लेने से डरते नहीं है? किस किस्म का रिस्क जो है वो इस वक्त ले सकते हैं असद उमर मुआशी तौर पर? उनके पास क्या ऑप्शंस हैं असद उमर के पास? क्या वो IMF में ना जाएं? इस तरह का सबसे पहले तो मैं जी ये देखे ना, मैं तो सबसे पहले बसत माजरत खा हूँ उनसे कि मैंने वो लफ्ज़ सैक यूज़ कर दिया था। वो सैक नहीं होते, उनको ईज़ आउट किया गया था। और मतलब है कि ये इस हाई लेवल पे सैक तो नहीं किया जाता, वो ऐसे ही होता है कि जी बस आप कोई क्या कहते हैं सेटलमेंट हो जाती है कि जी मैं अब सियासत में हिस्सा लेना चाहता हूँ या कुछ और वजह थी। लेकिन मैं थोड़ी सी ज़रा, आपने जिक्र किया ना वो रिस्क लेते रहे। जब वो एंग्रो के थे मदारुल वहाम, तो उन्होंने दारकी में फर्टिलाइज़र प्लांट 1.1 बिलियन से लगाया था एंग्रो ने, लेकिन 3 साल तक उसकी गैस ही कोई नहीं थी उसके पास। तो वो उसके बाद फिर एक खालिद सिराज सुबहानी CEO लगे एंग्रो फर्टिलाइज़र लिमिटेड के, उन्होंने आके चीज़ों को ठीक किया। इसी तरह उन्होंने ये फैसला किया कि $150 मिलियन जो हैं एक हलाल मीट कंपनी बनाई अल शफा ब्रांड कनाडा में, जिसमें इतना लॉस हुआ उन्होंने इसका CEO अपने ब्रदर इन लॉ को लगाया कि वो कंपनी फिर बिल आखिर बंद करनी पड़ी।
इसी तरह उन्होंने एक और काम किया, गुजरांवाला के करीब उन्होंने एक राइस प्लांट लगाया, इसमें 3 बिलियन रुपए का एंग्रो को लॉस हुआ। फिर उन्होंने एक लाया अनाज चलाओ आटा प्रोजेक्ट्स, इसमें 1.5 बिलियन रुपए का लॉस हुआ। अच्छा, इसी तरह ये जो हलाल बीट का तो मैंने बता दिया ना कि 2 बिलियन के लॉस के बाद आपको बंद पड़ी। लेकिन एक कामयाबी थी उनकी, ओलपर्स, आपने सुना ओलपर्स फूड लिमिटेड जी, उसमें को प्रॉफिट हुआ 4 साल के इनके 4 साल के जाने के बाद वो भी। लेकिन चले कुछ तो हुआ। इसमें एक और भी मसला हुआ था कि वहाँ हुसैन दाऊद साहब जिन्होंने ये टेक ओवर किया एंग्रो, उनकी और इनकी कोई इतनी बनती नहीं थी। हुसैन दाऊद भी अपने तरस के आदमी, उनसे काम करना किसी का भी बड़ा मुश्किल है। तो मुझे असद उमर साहब से हमदर्दी है कि कुछ रिकॉर्ड तो कोई इतना वो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के भी रहे हैं, मेरे ख्याल से उसके आला अहदेदार थे। तो अब उनका असल टेस्ट है ये एंग्रो की, तो मैंने आपको मिसाल दी। असल टेस्ट उनका ये होगा कि वो पाकिस्तान रिस्क किस किस्म का लेंगे ये मुझे नहीं पता। फ़िलहाल तो मसला ये है कि पाकिस्तान को बेल आउट चाहिए, और बेल आउट के लिए अभी तक कोई पता नहीं लग रहा कि आपने 9 बिलियन कर्जा लेना है या आपने 12 बिलियन लेना है, आपने कर्जा लेना भी नहीं लेना। ये नहीं ऐसे लगता है मुझे कि हालांकि ये सबसे पहले इनको नॉमिनेट कर दिया गया था, यानी खान साहब ने इलेक्शन से पहले भी कहा था कि भाई आप हैं इकॉनमी के सब कुछ, यू आर इकोनॉमिक जार जिसको कहते हैं जी। लेकिन बाद में लगता है मुझे कि कोई इकोनॉमिक प्लान तो मुझे कम से कम सामने नहीं आई, बल्कि जो इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी का हाल हुआ है वो भी आपके सामने ही है। बिल्कुल ठीक है, सही है। निज़ामी साहब, अब एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आर्मी चीफ का दौरा चीन और CPEC के हवाले से कुछ बताते हैं, और साथ ही साथ इमरान खान साहब जो हैं वो सऊदी अरब जा रहे हैं, तो उनके इस दौरे से क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं और इसको कितनी अहमियत से देखा जाना चाहिए। एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, कुछ बात डैम पर भी करेंगे। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामद कहते हैं। निज़ामी साहब, शामुल कुरैशी साहब कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो कल जा रहे हैं सऊदी अरेबिया, तो आप सऊदी अरब के इस वज़ीर-ए-आज़म के पहले दौरे को कितनी अहमियत दे रहे हैं, कितनी इंपॉर्टेंस का हामिल है ये? सबसे पहले तो इम्पोर्टेंस का आप इससे अंदाज़ा कर लें कि वज़ीर-ए-आज़म ने इस दफ़ा कौमी जो जनरल असम्बली के इजलास में ख़ताब करने का फ़ैसला नहीं किया, और बल्कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब जाएंगे। और पहला मुल्क जो उन्होंने इंतख़ाब किया बैरून मुल्क जाने के लिए वो सऊदी अरेबिया, ग़ालिबन इसके बाद वो चीन जाएंगे। अब सऊदी अरेबिया से हमारे बड़े तारीख़ी रिश्ते हैं, बरादराना हैं, इस्लामी हैं, स्ट्रेटिजिक हैं। हमारी वहाँ ट्रेनिंग के लिए फ़ौज भी मौजूद है। हमारे आर्मी चीफ़ जो हैं, एक्स आर्मी चीफ़ जनरल राहिल शरीफ, वो इस्लामी फ़ोर्स है उसके सरबराह हैं, और बड़ी अच्छी उनको वहाँ पे तरीके से मराहत भी मिल रही हैं। ये सारी चीज़ तो अपनी जगह पे। अब मज़ीद हम इस वक्त जिस गर्दाब में फंसे हुए हैं, ये ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को तवक्को है कि सऊदी अरब हमारी कोई इस मामले में कोई मदद करे। अब ये इत्तफाक़ की बात यह है कि सऊदी अरेबिया में एक नई मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, ही कॉल द शॉट्स है, जो वली अहद हैं वैसे तो, लेकिन वही कलीदी हैसियत है उनकी। वो एक किस्म के आप समझ लें कि जो उनके वालिद साहब हैं वो तो एक किस्म के आप समझ लें कि जिस तरह हमारे यहाँ, ये तो नहीं कहूँगा सदर होता है, लेकिन ओवरसी कर रहे हैं, जो मैन ऑन द ग्राउंड वो वही हैं। और खान साहब ज़ाहिर है अपनी ज़रूरियात भी सामने रखेंगे उनके। तो अब उनको ही हैव टू वॉक द टॉक कि वो यही कहें कि हम किसी और की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, और किस हद तक सऊदी मदद हासिल कर सकेंगे। मेरा अपना ख्याल है कि इस वक्त सऊदी अरब भी तेल की कीमतें उधर नहीं आई जहाँ पहले थी, बढ़ी हैं पहले के मुकाबले में, इक़्तिसादी मुश्किलात का शिकार है। तो इस सूरत हाल में अगर मैं वो तेल ही दे दे ना डिफ़ॉल्ट पेमेंट पे, तो इसी को आप अपनी मदद समझ लें। अच्छा निज़ाम साहब, एक ख़बर ये भी चल रही थी कि शायद सऊदी अरब पाकिस्तान की इस तरह से मदद करे कि पाकिस्तान को, जैसे ब्लूमबर्ग ने भी लिखा है
कि 10 अरब डॉलर की फौरी ज़रूरत है अपनी इकॉनमी को स्ट्रेंथन करने के लिए, और ये जो बैरून मुल्क लोगों से, पाकिस्तानियों से, फॉरेन ओवरसीज़ पाकिस्तानी से पैसे मांगे गए कि जो आप डॉलर्स भेजें, उसका मकसद भी यही है कि डैम तो चलें बने गई, लेकिन यहाँ पर इकॉनमी को एक बूस्ट मिल जाएगा फौरी तौर पर। तो सऊदी अरब कुछ अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान के स्टेट बैंक में रख दे ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी को चल पड़े, उसको वो फौरी तौर पर जो ख़तरा दरपेश है उससे वो निकल आए। एक खबर ये भी थी कि शायद सऊदी अरब इस तरह से पाकिस्तान की मदद करना चाहता है और ये दौरा इस अहमियत का हामिल है। ऐसा इम्कान है आपके ख्याल में? मैं माहिरीन इक़्तिसादियात नहीं हूँ, लेकिन मुझे ज़रा ये अगर बात हो जाए तो ये कोई मुश्किल नज़र आता है मुझे, क्योंकि अगर वो हमें दे देंगे स्टेट बैंक में, वो हमारे पैसे हो जाते हैं ना। तो ये शायद अमली तौर पे कोई अगर रास्ता ऐसा निकला है तो यानी आपका मतलब है कि सऊदी अरेबिया जो है हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है उनको अंडर राइट कर दे। तो देखें ना, ये सारा चीज़ अंग्रेज़ी में एक चीज़ कहते हैं, नो देयर इज़ नो सच थिंग एज अ फ्री लंच, मतलब मुफ्त में कोई काम नहीं होता। अगर पाकिस्तान जो है वो इस रियायत मांग रहा है सऊदी अरेबिया से, तो सऊदी अरेबिया क्यों कर रियायत देगा जब हम भी कुछ उनको देंगे या नहीं। और वो मांग रहे हैं जो आया वो मुतालबों पर साथ करना हमारे लिए किस हद तक सूदमंद होगा। प्रॉब्लम पता क्या है, अब आपने पूछा ही है कि जो ये हूती कबाइल हैं जिनकी आजकल लड़ाई भी हो रही है, जिनको मारा भी जा रहा है और बड़ी खून खराबा भी हुआ है, ये ईरान इनकी हमायत कर रहा है। तो ये एक किस्म की प्रॉक्सी वॉर है, एक ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान। अब उस ओकरी के अंदर हम पाकिस्तान को सर देना कहाँ तक सूदमंद है कि हम अपने हमसाना ब्रादर इस्लामी मुल्क ईरान को भी नाराज़ करेंगे और इसके सिर्फ चंद अरब डॉलर्स की खातर। ये एक हमें सोचने की बात है। ठीक है। अच्छा निज़ामी साहब, दूसरी तरफ जो है वो मामला आर्मी चीफ का दौरा है चीन और सिपेक के मामले पर बातचीत। अब सिपेक जो है, जैसे जैसे अब आपने भी कहा भी कि ख़ुद जो इमरान खान है वो दौरा सऊदी अरब के बाद वो चाइना जाएंगे, तो जब चाइना जाते हैं हमारे कोई भी ऑफिशियल्स या प्राइम मिनिस्टर या कोई डेलीगेशन जाता है, तो इसको जाहिर है बड़े गौर से अमेरिका भी देख रहा होता है। अब अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान सिर्फ मामला जो है वो अफगानिस्तान का नहीं है, बल्कि चाइना का भी एक इशू है कि जितने हम करीब होंगे चाइना के, उतना अमेरिका जो है वो परेशानी का शिकार होगा। इसीलिए उसको सी पैक पर या वन रोड वन बेल्ट पर प्रॉब्लम है। बड़ा अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये वन रोड बेल्ट से भी ज़्यादा प्रॉब्लम है और अमेरिका सख्त खाइफ है चीन से कि चीन अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहा है एशिया पैसिफिक में, और पाकिस्तान का इस खत्ते में बड़ा कलीदी रोल है चीन के हलीफ होने के बनावे। और चीन जो दफाई सामान बेच रहा है उसका जो बल्क है वो पाकिस्तान को दिया जा रहा है, और अभी कुछ स्ट्रेटेजिक नोयत की चीज़ें भी पाकिस्तान को दी जा रही हैं, कोई सर्विलेंस की चीज़ें हैं। 8 सबमरीन जो है वो हमें देने का वादा किया गया, 4 चाइना में तैयार होंगी, 4 पाकिस्तान में होंगी। अब जाहिर है कि अमेरिका को बहुत तकलीफ़ है, इसलिए कि अब देखना ट्रेड वॉर तो चल ही रही है। ये नहीं कि आपको याद होगा या नहीं, शायद आपसे पैदा होने के पहले की बात होगी, लेकिन मैं भी उस वक्त शायद स्टूडेंट ही होगा या बच्चा होगा कि जब बनी है क्या नाम है सीटो सेंटो, तो वो कम्युनिज्म के खिलाफ, हाँ ठीक है अमेरिका ने जी वो बनाई थी सीटो और सेंटो। लेकिन उनका असल मकसद जो था वो कम्युनिज्म के खिलाफ था, लेकिन हमारा मकसद यह था कि हम इंडिया के खिलाफ खड़े होने का मौका मिला। अब यानी वो कोल्ड वॉर जो थी, अब कोल्ड वॉर की शक्ल बिल्कुल बदल गई है कि अमेरिका और इंडिया हलीफ है, यानी इंडिया और अमेरिका कभी हलीफ नहीं रहे। ये नेहरू की नॉन लैंड मूवमेंट थी, ये था वो था, और जनाब वो के जी बड़े वो नॉन लैंड से मतलब है कि ना थे वो रूस की तरफ चले गए, लेकिन कहते थे हम नॉन लैंड है। और पाकिस्तान का अलाइनमेंट हो गई है अमेरिका के साथ। फिर 62 वॉर के बाद जो कुछ हुआ, 65 वॉर के बाद फिर चीन हमारी मदद को आया और चीन और पाकिस्तान के तल्लुकात शुरू हुए। पहले हिंदी चीनी भाई भाई एक ज़माने में नारा लगा करता था। तो मेरा मतलब कहने का यह है कि जो कोल्ड वॉर है अब एक नई शक्ल में आ गई कि पाकिस्तान और चाइना और अमेरिका और भारत। और दिलचस्प बात है कि रूस जो पहले भारत का हलीफ था, अब पाकिस्तान के लिए विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि रूस और चाइना भी तकरीबन एक पेज पे आ चुके हुए हैं और पाकिस्तान चाइना का हलीफ है, इसलिए पाकिस्तान को भी रूस से
तल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका ये महसूस कर रहा है कि पाकिस्तान चाइनीज़ ऑर्बिट में और रशियन ऑर्बिट में जा रहा है, और वो भारत के साथ उसको मार्केट और पता नहीं क्या कुछ नज़र आता है, स्ट्रेटेजिक अलाई है। तो पाकिस्तान को अब अमेरिका को, खैराबाद तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान के मामले में जब तक अमेरिका मौजूद है उनको पाकिस्तान की ज़रूरत रहेगी, लेकिन अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें को लॉलीपॉप देगा तो उसका वक्त गुजर चुका हुआ है। ठीक है। अच्छा निज़ामी साहब, अब आज के मुश्तरका इजलास जिसमें सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने ख़िताब किया है, उस इजलास के हवाले से दो पहलुओं पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। एक तो ये है कि उस पर बॉयकॉट किया है आज मुस्लिम लीग नून ने कार्रवाई से, पीपल्स पार्टी वहाँ पर बैठी रही है। अब ये जो बॉयकॉट है शायद ये धांधली के मामले पर नहीं है, ये किसी और टेक्निकल रीज़न की वजह से है, लेकिन पहले ही मुश्तरका इजलास का और पहले ही बाकायदा इजलास का बॉयकॉट जो है, आपके ख्याल में क्या कोई स्ट्रेटजी समझ में आती है PMLN की आइंदा के लिए कि वो किस तरह से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस असम्बली में? मेरे नज़दीक ये कल जाती उम्र में ये फैसला हो गया था कि हमने बाइकआउट करना है, क्योंकि वहाँ मियाँ नवाज शरीफ ने अपने सारे जो हमायदीन हैं, जिनमें मुशाहिद हुसैन, जो परवेज़ रशीद, राना तनवीर, स्पीकर अयाज सादिक, जो साबिक स्पीकर अयाज सादिक, ये सब मौजूद थे वहाँ इजलास में। जब ये इजलास शुरू हुआ तो मैं वहाँ से बाहर निकल रहा था, वो इजलास शुरू हो रहा था, तो वहाँ पे ये यकीनन ये फ़ैसला किया गया कि जी हम बाइकआउट करेंगे, और ये जरदारी साहब के आने से पहले ही फैसला हो चुका हुआ था। अब ये क्यों कर किया, ये कुछ मुझे कोई अच्छी बात नहीं लगी कि शुरुआत अगर ये हो रही है मुश्तरका इजलास से तो अंजाम क्या होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जिस चीज़ पर जो कंटेंट रहा तकरीर का, उसमें से डैम का जिक्र, पानी की कमी का मामला, उस पर भी जो है वो आरिफ अलवी साहब ने काफ़ी गुफ्तगू की है। अब ये डैम का मसला जो है वो उस पर बातचीत तो चली रही है, तरीक़ेकार पर भी हो रहा है, पैसे इकट्ठे करने पर भी, और उस पर कमेंट्स रिमार्क्स जो है वो चीफ जस्टिस साहब के भी आ रहे हैं। एक प्राइवेट तकरीब में भी उन्होंने इस पर इज़हार ख्याल किया है। अब निज़ामी साहब, जो चीज़ मुझे समझ आई है पीपल्स पार्टी के का जो बुनियादी एतराज़ डैमों के हवाले से ओवरऑल है, वो कहते हैं ऐसा डैम अगर आप कोई बनाते हैं कि जिसमें से पानी का अखराज नहीं होता, उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है, यानी पानी सिंध से पहले पानी कहीं से बाहर ना निकले। और दूसरी चीज़ वो ये कह रहे हैं कि डैम बनाना इसलिए बेसूद है, उनको ये लगता है कि ये ऊपर है, चूंकि हाइट पर है, मंगला तरबेला ये भरेंगे डैम तो उस डैम में पानी आएगा, तो यही नहीं भरते तो वहाँ पर डैम में पानी कहाँ से आएगा, तो फिर इतने पैसे आप वहाँ पर क्यों लगा रहे हैं, ये पैसे ज़ाया करना जो है। ये आज जो निसार साहब की बात है कि ये डैम तो ज़रूर बनना चाहिए, लेकिन इसको ये बात मैं यकीनन इत्तफाक करता हूँ कि इस वक्त कालाबाग डैम का शोशा छोड़ने की क्या ज़रूरत है। बादशाह डैम पे कंसेंसस है, उसको बनाएं, उसके लिए पैसे लें। उस पर असल में वर्ल्ड बैंक ने इसलिए पैसे नहीं दिए कि उनके नज़दीक इंडिया ने इतराज़ उठा दिया था कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी पे। मेरा ख्याल है कि इस मामले में कुछ माहिरीन को इकट्ठा करके हम एक खसूसी प्रोग्राम करेंगे इस पर, अपने ही प्रोग्राम में खसूसी नशिस्त, जिसमें कुछ माहिरीन से पूछेंगे कि और तरीके क्या हैं इसको डैम को फंड करना। हाँ बिल्कुल निज़ामी साहब, और उसमें एक बात जो और उन्होंने की है निसार खोर साहब ने कि जी इतने 1000 एकड़ का रकबा जो है वो समंदर खा गया है और समंदर जो है वो फैलता जा रहा है। वो बात करने का मकसद उनका मेरा ख्याल ये है कि जो टेक्निकली शायद वो जैसे माहिरीन से हम बात करेंगे, आप कह रहे हैं तो उसमें ज़्यादा बात समझ आएगी कि समंदर को जो पानी मिलना चाहिए दरियाओं से, जब वो उसको समंदर को अपना हिस्सा पूरा नहीं मिलता तो वो वापस आना शुरू हो जाता है, फैलना शुरू हो जाता है। तो वो ये कहते हैं कि समंदर को भी अपना पूरा शेयर नहीं मिल रहा। जो हम कहते हैं ना कि जी बहुत पानी समंदर में गिर रहा है, ज़ाया हो रहा है, वो कहते हैं समंदर को जो पानी मिलना चाहिए वो समंदर को भी नहीं मिल रहा। ये तो आप पूछें किसी माहिर से, मैं तो अपने आप को कॉम्पिटेंट नहीं समझता कि मैं खोड़ो साहब के इसका एतराज़ का जवाब दूं। ये तो बिठा के इनको भी बिठा लेंगे, पूछेंगे कि जी आप एतराज़ है, माहिरीन ये कहते हैं, तो आगे चलेंगे इस मामले में। ठीक है, बिल्कुल सही है। और ये प्रोग्राम आपने बिल्कुल सही तवज्जो दिलाई कि इस पर करने की ज़रूरत है, माहिरीन से बात करते हैं और ये इन्हीं दिनों में हम कोशिश करते हैं प्लान करके, ताकि इसकी तमाम जो चीज़ें हैं वो सामने ला सकें। बहरहाल बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आज के प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। जी निज़ामी साहब, मुतरज़ीन को भी साथ में लगाया ना माहिरीन के अलावा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चलें, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम नाज़रीन फीडबैक दीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।